प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था और अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब समय। अच्छा ध्यान से देखो, इसको हम परफेक्ट बोल रहे हैं, बहुत लोग इसको परफेक्ट बोलते हैं, PERFECT, इट्स परफेक्ट। यहां पर जो आर है ये साइलेंट होता है, कारण समझो। आर के पहले अगर वावेल आया है और आर के बाद भी वावेल आया है तो ऐसी स्थिति में जो आर होता है, जैसे देखो FOREST, आर के पहले आप देखो तो आर के पहले ओ है, वावेल है, आर के बाद ई है, वावेल है। यहां पर आर साइलेंट नहीं होगा, इट शुड बी प्रोनाउंसिएटेड लाइक फॉरेस्ट या FOREVER। अब आप ध्यान से देखो, आर के पहले ओ है, वावेल है, आर के बाद ई है, वावेल है, ये पढ़ा जाएगा फॉरएवर। अब देखो आप हम कहते हैं PARDON। अब ध्यान से देखना, आर के पहले ए है, आर के बाद डी है, मतलब आर के दोनों ओर वावेल नहीं आया। जब आर के दोनों ओर वावेल नहीं आया तो आर साइलेंट हो जाएगा, इट शुड बी प्रोनाउंसिएटेड लाइक पाउडर, FORGET। ध्यान से देखना, आर के पहले ओ है, वावेल है, आर के बाद वावेल नहीं आया, ये कॉन्सोनेंट आया, इसको हम पढ़ेंगे फॉरगेट। एक वर्ड है MORNING, 100 में से 90 लोग उसको मॉर्निंग पढ़ते हैं, ये मॉर्निंग नहीं लिखा हुआ है। आर के पहले देखो आप ओ है, वावेल है, आर के बाद कॉन्सोनेंट आ गया। जब आर के पहले और आर के बाद, ठीक पहले और ठीक बाद अगर वावेल आया है तो ऐसी स्थिति में आर को प्रोनाउंसिएट किया जाता है। लेकिन अगर आर के पहले वावेल और आर के बाद दोनों तरफ वावेल न हो तो आर साइलेंट हो जाता है, ये मॉर्निंग है, इट्स मॉर्निंग, नॉट मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। एक बार और बहुत लोग गलत बोलते हैं, FORMULA, फार्मूला होता ही नहीं है, इट्स फार्मूला, इसको फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से अब आप ध्यान से देखो, परफेक्ट में आर के पहले ई है, आर के बाद वावेल नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है, आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। अब हम अगला टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब समझो, इसकी पहचान की बात करते हैं। जब हम इसकी पहचान की बात करते हैं, हमेशा मैं बोलता हूं जब कभी भी आप टेंस पढ़ते हो तो ना का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। पढ़ना, लिखना, खेलना, जीतना, कहना, ये सबके अंत में ना आएगा। इंडेफिनिट में भी मैंने ये मेंशन किया, कंटीन्यूअस में भी किया, आप परफेक्ट समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगी कि मुख्य क्रिया के साथ जहां पे ना आ रहा है वहां पर इसकी दो पहचान है। पहली पहचान है, मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पे कुछ नहीं लिखा जाता एवं मुख्य क्रिया के तत्काल पश्चात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं शब्द आते हैं। समझना, मैं यह कहानी सुन चुका हूं, मैं यह कहानी सुन चुका हूं। अब आप ध्यान देखना,
मुख्य क्रिया है सुनना। आप समझो, आप देखो सु की जगह सु है, ना की जगह ना है, इस ना की जगह पर कुछ नहीं आया और इसके बाद आया चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पहली पहचान में बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर कुछ नहीं लिखा जाता है, एवं मुख्य क्रिया के तत्काल पश्चात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं शब्द आते हैं तथा इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। अब ध्यान से समझना, कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी कि समय तीन प्रकार के हो गए, वर्तमान, भूत, भविष्य। जो चल रहा है वो वर्तमान, जो बीत गया वो भूत और जो आगे आएगा वो भविष्य। अब सेंटेंस अगर लिखा है मैं ये कहानी सुन चुका हूं, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो इस सेंटेंस से आपको ऐसा रियलाइज होगा कि ये काम हो चुका है। तो अगर ये काम हो चुका है तो इट शुड बी इन पास्ट टेंस, इसे पास्ट टेंस में होना चाहिए क्योंकि ये काम हो चुका है। बट ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि ये कार्य अभी अभी जस्ट नाउ, मतलब तुरंत, अभी जस्ट नाउ मतलब मैंने उसको तुरंत समाप्त किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमको ये पता चलता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं यह कहानी सुन चुका हूं। अब इसकी दूसरी पहचान देखना। दूसरी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर आ, ई, ए आ जाए और इसके पश्चात है, हो आ जाए। जैसे मैं ये सेंटेंस बोलूं, मैंने यह कहानी सुनी है, मैंने यह कहानी सुनी है। तो ऐसी स्थिति में तो सुनना मुख्य क्रिया है, सुनना। अब ध्यान से देखो, आप सु की जगह सु, ना की जगह ना लिखा हुआ है और यहाँ पर देखो ना की जगह ई की मात्रा लगी हुई है। तो जब यहाँ पर ना की जगह ई की मात्रा लगी हुई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इसकी दूसरी पहचान है। पहली पहचान ना के स्थान पर कुछ ना है और इसके पश्चात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दूसरी पहचान ये होती है मुख्य क्रिया के साथ जहां ना आता है वहां पर आ, ई या ए आ जाए एवं इसके पश्चात है, हो आ जाए तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये दो पहचान है, ध्यान से समझना। एक सेंटेंस समझिए, किसान खेत जोत चुका है, किसान खेत जोत चुका है। अब ध्यान से देखना, जोतना मुख्य क्रिया है, जो तो ना। अच्छा देखो, जो की जगह जो है, ता की जगह ता है, ना की जगह कुछ नहीं है। तो अब ना की जगह कुछ नहीं आया और इसके बाद चुका है शब्द आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसकी दूसरी पहचान की बात करते हैं। हम ये लिख सकते हैं किसान ने खेत जोता है। अब इसको जरा ध्यान से देखना, जो बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं उनको ये पता है ता है आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जरा ध्यान से देखना कैसे, जो त ना मुख्य क्रिया होती है। जैसे देखो, जो की जगह जो लिखा हुआ है, ता की जगह ता लिखा हुआ है और देखो ना की जगह आ लिखा हुआ है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो ना की जगह ता आता, यानी कि जोता की जगह जोतता आता। अगर लिखा है किसान खेत जोतता है, ध्यान से देखो आप, किसान खेत जोतता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो त ना, जा पदों की मात्रा जो,
ता की जगह ता, अब देखो ना की जगह ता आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना की जगह पर ता आता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ना की जगह पर ता नहीं आ रहा है, जो की जगह जो, ता की जगह ता, ना की जगह पर आ रहा है, सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो पहचान होगी। उम्मीद करता हूं दोनों पहचान, दोनों को सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर कुछ ना आए और इसके पश्चात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं शब्द आए। तथा दूसरी पहचान, मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर आ, ई, ए आ जाए। अब जब आ, ई, ए आ जाएगा तब चुका, चुकी, चुके शब्द नहीं आएगा, इसको बिठा लो दिमाग में आप। जब आ, ई, ए आ जाएगा तब चुका, चुकी, चुके शब्द नहीं आएगा और इसके पश्चात है, हो शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इस टेंस से हमको ये पता चलता है कि ये काम अभी अभी, अच्छा समझो आप, मैंने बोला कि अभी अभी, जो हमने बोला अभी, तो अभी की अंग्रेजी होती है जस्ट। अच्छा, और हम बोलते हैं अब, तो इसकी अंग्रेजी होती है नाउ। अब ध्यान से देखना अंग्रेजी का कमाल, जब हम अभी और अब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नया टर्म बनता है, वो नया टर्म बनता है अभी अभी, और अभी अभी को अंग्रेजी में कहते हैं जस्ट नाउ, तुरंत, मतलब एट वंस। इसको जैसे जैसे अभी से एक शब्द याद आता है तभी, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि तभी की अंग्रेजी क्या होती है, तो तब की अंग्रेजी हमको पता है, तब की अंग्रेजी होती है देन, तब की अंग्रेजी होती है देन। तब आपने क्या किया, देन, तब आप क्या करेंगे, देन व्हाट विल यू डू, तब क्या होगा, तब, तो तब की अंग्रेजी होती है देन। अब एक शब्द आ गया तभी, अब तभी की दो इंग्लिश होती है, समझना। तभी की एक अंग्रेजी होती है जस्ट देन, JUST, जस्ट देन, और इसकी एक इंग्लिश होती है ओनली देन। अब इसमें थोड़ा सा समझना, तभी की अंग्रेजी जस्ट देन तब होती है जब हम वाक्य में समय की बात करते हैं तभी के लिए। जैसे सपोज करो आपने अपने घर पे आप बैठे थे, आप पढ़ रहे थे, आपने टीवी ऑन ही किया और तुरंत आपके पिताजी आ गए, तभी, मतलब तभी, जैसे मान लो मैं घर से निकला तभी किसी ने छींक दिया, तो तभी मतलब जब दोनों कार्यों के बीच, जब वाक्य में दो काम हो रहे हों और उन दोनों कार्यों के बीच समय का अंतराल या टाइम की गैपिंग ना के बराबर हो, तब जब तभी शब्द आता है तो तभी शब्द की अंग्रेजी होती है जस्ट देन। जैसे मैं घर से निकला, जैसे जो ही मैं घर से निकला तो as soon as I came out from my home, तभी किसने छींक दिया, तो हम लिखेंगे just then someone sneezed, तो तभी की अंग्रेजी होगी जस्ट देन। यानी वाक्य में हम बात कर रहे हैं समय की, और दूसरा तभी तब होता है जब हम वाक्य में बात करते हैं कंडीशन की, CONDITION। कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम ये बात कर रहे हैं कि यदि आप 8 घंटे पढ़ेंगे तभी आप IAS की परीक्षा क्रैक कर पाएंगे, कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, तभी शब्द का प्रयोग कंडीशन के लिए किया गया। जैसे सपोज करो कि इसका कोई और एग्जांपल अगर आपको हम दें तो हम कहें कि आप मेरे यहाँ आएंगे तभी मैं आपके यहाँ आऊंगा, तो तभी का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जा रहा है। तो जब तभी शब्द का प्रयोग किसी कंडीशन को शो करता है, किसी शर्त को बताता है, तब तभी शब्द की अंग्रेजी ओनली देन होती है, और जब तभी शब्द का प्रयोग वाक्य में समय के लिए किया जाता है तब तभी शब्द की अंग्रेजी जस्ट देन। दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन जस्ट देन एंड ओनली देन। तभी शब्द की अंग्रेजी दो है, जस्ट देन भी है और ओनली देन भी है। आप जब
सिचुएशन देखेंगे कि वाक्य में बात समय की गई या वाक्य में बात शर्त की गई, तो आप जस्ट देन या ओनली देन का प्रयोग करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सीखी। पहचान में सीखा कि हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहाँ ना आता है वहां पर कुछ नहीं आता। इसके पश्चात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं शब्द आता है। दूसरी पहचान सीखी कि मुख्य क्रिया के साथ जहाँ पर ना आता है वहां पर आइए आता है एवं इसके पश्चात है हूं शब्द आता है। अब आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से ये पता चलता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब जस्ट नाउ, अभी अभी बोल रहा हूं। अभी की अंग्रेजी जस्ट, अभी अभी की अंग्रेजी जस्ट नाउ। अब जब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसका रूल बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्जेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स होंगे तो उसको आप मेंशन कर लेना। अब समझो, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताया था, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोला था, तो मैंने आपसे कहा था अगर इसको जिरंड कहा जाए तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा उचिततम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को अगर आपको पता होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होती है। ठीक, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये तीनों फॉर्म के नाम है। जैसे गो प्रेजेंट फॉर्म हो गया, वेंट पास्ट फॉर्म हो गया, गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, राइट प्रेजेंट फॉर्म हो गया, रोट पास्ट फॉर्म हो गया, और रिटेन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। तो अगर कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा हुआ है तो भी सही है। समझना क्यों? जब कभी हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके अंत में आ, ई, ए शब्द आता है। जैसे हमको कहना है सोए हुए लोग, सोए हुए लोग। अब अगर इसको देखना, मुख्य क्रिया के अंत में अगर आ, ई, ए आ गया है और उसके बाद कोई नाउन आया है तो हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सोए हुए लोग की अंग्रेजी होगी स्लेप्ट पीपल, PEOPL। अच्छा, पीपल शब्द पर ध्यान दीजिएगा, पीपल शब्द अपने आप में बहुवचन है, पीपल का मतलब लोग होता है, लेकिन अगर हम पीपल के पहले ए शब्द का प्रयोग कर दें और लिख दें ए पीपल तो इसका मतलब राष्ट्र होता है। ध्यान समझना, पीपल मतलब लोग एंड इट इंडिकेट्स प्लूरल। जो पीपल शब्द है ये अपने आप में बहुवचन है। पीपल का बहुवचन कभी भी पीपल्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस पीपल के पहले हम ए का प्रयोग कर दें तो ए पीपल का मतलब एक लोग नहीं हो सकता। समझो, आप बोलचाल की भाषा में गलत शब्द का प्रयोग हो जाता है, स्लैंग इसको यूज बोलते हैं कि एक लोग हमसे मिले थे, एक लोग कह रहे थे। जो लोग होंगे वो एक नहीं होंगे और जो एक होगा वो लोग नहीं हो सकता। वन कैन नॉट बी लोग एंड लोग कैन नॉट बी वन। समझना, एक लोग बता रहे थे, एक लोग कह रहे थे, एक लोग हो ही नहीं सकता ना। तो एक के साथ कभी हम लोग के पहले एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर पीपल के पहले कहीं भी इंग्लिश में अगर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब राष्ट्र हो जाता है। जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़े होंगे उन बच्चों ने पोएम पढ़ी होगी द नेशन बिल्डर्स। उसकी एक लाइन आती है, नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक
ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। आप पोयम को पढ़ लेना तो उसका मतलब हो गया कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को वहां की संपत्ति नहीं बल्कि वहां के लोग महान बनाते हैं। तो पीपल का मतलब लोग होता है, और पीपल के पहले अगर ए शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तब पीपल का अर्थ लोग नहीं होता बल्कि राष्ट्र होता है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, ठीक। अब मान लो, सपोज करो आप कहीं किताब पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट इसके बाद हैज या हैव, और यहाँ पर हो सकता है लिखा हुआ मिल जाए पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE। इसे हिंदी में पार्टिसिपल को बोलते हैं कृदंत क्रियाएं। तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जा सकता है। हो सकता है किसी किसी किताब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है, वहां पर जिरंग लिखना ये थोड़ा सा मुझे कम सही लगता है। अब शुरू करते हैं। समझो, उसने मुझे बाजार में देखा है, या इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, या वह मुझे बाजार में देख चुका है। अच्छा समझना, देखना मुख्य क्रिया है, देखना, ना की जगह पर कुछ नहीं आया और उसके बाद चुका है आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब यहां पर आप देखो तो देखना, ना की जगह पर आइए आ गया। जब ना की जगह पर आइए आ गया तो चुका चुकी चुके शब्द नहीं आया, इसके बाद है शब्द आया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये हमने जो बाजार लिखा है ये जा लिखा है, और हिंदी की जब आप बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है जा और ये लिखा हुआ है जा। इस जा का प्रोनाउंसिएशन हम जे से करते हैं और जा का प्रोनाउंसिएशन जेड से करते हैं। जा जेड से लिखा जाता है, जा को जे से लिखा जाता है। इसे बोलते हैं नुक्ता। जैसे अगर समझो आप का लिखा हुआ है तो का को प्रोनाउंसिएट करोगे आप के या सी से। काइट लिखा गया, कैट लिखा गया तो KIT काइट, CAT कैट। अगर इसी का पर नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं तो ये QU हो जाता है, तो इसको हम का पढ़ते हैं। अब आप समझना जरा, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है कमर और एक लिखा हुआ है कमर। अब कमर का मतलब जो होता है इंसान का वेस्ट, मतलब इंसान का बॉडी पार्ट, उसे कमर बोलते हैं। अब अगर लिखा हुआ है कमर तो इसे QU से कहा जाएगा। तो QU से ये जो कमर लिखा हुआ है, इस कमर का मतलब होता है चांद। इसको समझिएगा, मेरे रश्के कमर आपने गाना सुना होगा, तो अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो रश्के कमर का मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। कमर शब्द में का के नीचे नुक्ता है तो इसका मतलब होता है चांद, चंद्रमा, मून जिसे आप बोलते हो। और जो कमर है ये शरीर के पार्ट का हिस्सा है। उसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं जलील और एक शब्द होता है जलील, अब समझना, तो जलील का मतलब जो होता है वो जलील मतलब होता है बड़ा, और अगर इसको हम जलील कर दें, जेड कर दें, तो जलील का मतलब होता है किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, वो जलील है। तो जा जा। अच्छा, इसी प्रकार से खा का कॉन्सेप्ट है, खा खा। देखिए खा पे नुक्ता लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है खान और ये लिखा हुआ है खान। अब ये दोनों खान लिखा हुआ है, ये ऊपर का जो खान लिखा हुआ है ये खान सरनेम होता है। सॉरी, ये जो खान होता है ये जैसे कोयले की खान, हीरे की खान, वाटेवर जो कुछ भी। और ये जो खान होते हैं ये मतलब एक सरनेम है, जो पठान होते हैं वो खान लगाते हैं, तो ये नुक्ता लगाया जाता है। इसी को अगर हम खुदा और खुदा कर दें, समझो आप, खुदा खुदा।
अब ये जो खुदा लिखा हुआ है, इस खुदा का मतलब होता है डिग, खोदना, ये खुदा लिखा हुआ है। और जब इसके नीचे नुक्ता लग जाता है तब ये खुदा मतलब ईश्वर, अल्लाह जिसको आप बोलते हो, ये वो खुदा लिखा हुआ है। तो नुक्ते का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम कमल के नीचे नुक्ता न लगाए ना तो कमल का अर्थ जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो मैंने जब यहाँ पर बाजार लिखा, तो अगर आप यहाँ पर बाजार लिख दोगे तो ये थोड़ा बाजार नहीं होता, जैसे जिंदगी नहीं होता, जिंदगी होता है। तो जा पर आपको फोकस करना है। तो बाजार लिखा हुआ है तो जा पर नुक्ता लगा हुआ है। ठीक, ये थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बताया। आगे बढ़ते हैं। समझो, उसने मुझे बाजार में देखा है या वह मुझे बाजार में देख चुका है। ठीक, ऐसी स्थिति में अब आप चाहो तो सेंटेंस लिखोगे। सब्जेक्ट उसने के लिए क्या हो गई, ही के पश्चात हैज या हैव का प्रयोग करना है तो ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखना की हिंदी होती है सीन, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। अब बाजार में देखा है तो हम लिख लेंगे इन द मार्केट। ठीक, अब आप इसका एक सेकंड के लिए ये जो ऊपर का रूल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपने रूल को नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, कभी कभी प्राकृतिक घटना घटती है जिसका हमने वर्णन अभी पिछले टेंस में नहीं किया, उसको जरा देखते हैं। सेंटेंस लिखा हमने, बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। या इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, बारिश हुई है या बारिश हुई है। अच्छा समझो आप, बारिश हुई है। अब समझिए, अगर हमने कहा कि बारिश हो चुकी है या बारिश हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई प्राकृतिक घटना घटती है तो हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे हमने उसने मुझे बाजार में देखा है तो हमको पता है उसने देखा है, मतलब उसने सब्जेक्ट हो गया तो हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बारिश हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में बारिश होना अपने आप में वर्ब है, समझना, बिजली चमकना अपने आप में वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब वाक्य में किसी नेचुरल फिनोमेनन की बात की जाए, जब किसी प्राकृतिक घटना की बात की जाए, तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में ट्रांसलेशन करते समय हम वाक्य का सब्जेक्ट इट बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट। अब इट चूंकि सिंगुलर को डिनोट करता है इसलिए इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो आगे लिखेंगे हैज और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रेन्ड। इसको याद रखिएगा, ये हर टेंस में अप्लाई होगा, प्रेजेंट से लेकर, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक जितने भी टेंस आप पढ़ते हुए जाओगे वहां पर ये आपको मिलेगा। जैसे हमने एक सेंटेंस समझ लिया, बिजली चमकी है, बिजली चमकी है। अच्छा, या हम इसको कहते हैं बिजली चमक चुकी है, जो भी आप कहना चाहो। तो बिजली चमकना अपने आप में वर्ब है। अब ये नहीं बिजली अलग है और चमकी अलग है कि बिजली को सब्जेक्ट मान लिया और चमकी को जो है वर्ब मान लिया, ऐसा नहीं है। ये बिजली चमकना अपने आप में एक वर्ब है। अगर आप देखोगे तो जो बिजली चमकती है, जैसे दुनिया में आप साइंस पढ़ते होंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हर चीज में बराबर है, इसलिए हर चीज न्यूट्रल है। तो उसी प्रकार से बादल में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो दो बादलों के टकराने पर इस बादल के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए या इस बादल के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए, तो जो इलेक्ट्रॉन बादलों के पास ज्यादा हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन, जो बादल है वो इलेक्ट्रॉन धरती को दे देते हैं। धरती को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है और इसलिए भी कहा जाता है कि धरती से आप जितने मर्जी हो उतने इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा, और धरती को जितने मर्जी हो उतने इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो बादल अपना इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा हो जाता है उसके पास वो धरती को दे देता है और इसी घटना को कहते हैं बिजली का चमकना। अगर बिजली चमकी है मतलब दो बादल आपस में टकराए हैं, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, मेरा पाम है,
अब इन दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं, इस हथेली को आपस में रगड़ते हैं, तो इस हथेली को जब हमने आपस में रगड़ा तो आप देखेंगे आपकी हथेली गर्म होती हुई चली जा रही है। गर्म होने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये फिजिक्स पढ़ोगे आप तो आवेशित हो गया। अच्छा, आवेशित होने का मतलब क्या हुआ, इस हाथ के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए या इस हाथ के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए, ये गर्म हो गया। ऐसे ही बादल था, जा रहा था, टकरा गया तो उसके इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें हो गए, इसके कुछ इसमें चले आए, तो जिसके पास ज्यादा हो जाएगा वो देगा ना। देखो जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं जिनका पैसा बहुत ज्यादा होता है, गरीबों को दान कर देते हैं, जैसे रतन टाटा जी हमारे देश में बहुत दान कर देते हैं, तो ऐसे दान कर दिया तो जो बादल के पास ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, धरती को भेज देगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन धरती को भेजेगा तो इसी प्रक्रिया को बिजली का चमकना कहते हैं। अब ये एक वर्ब है जो मैं समझाना चाहता हूँ। बिजली चमकना, बिजली सब्जेक्ट नहीं है, चमकना वर्ब नहीं है। अगर बिजली और चमकना दोनों एक साथ आ जाएगा तो ये वर्ब होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये प्राकृतिक घटना है, सब्जेक्ट आप लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे हैज, और इसके बाद लिखेंगे, मोबाइल में आपका कैमरा होगा तो लोग जाड़े जो है अंधेरे में जब खींचते हैं फोटो तो कहते हैं जरा फ्लैश ऑन कर लीजिए, तो फ्लैश मतलब बिजली चमकना। कोई मोबाइल में आपने देखा होगा ना कि वो जो है वो सेल्फी वगैरह लेते हैं तो सब जो है वो ऑन मान कर देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं, तो उसमें तो FLASH ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, हमको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम लिख देंगे इट हैज फ्लैश्ड, मतलब बिजली चमकी है। अच्छा, अब यहाँ पर समझा देते हैं। मैं क्रिकेट देखता था तो उसमें जो कमेंटेटर था वो कमेंटेटर ने एक बार बोला कि सचिन इज गॉन, सेंटेंस मुझे याद है। वो सचिन जी बहुत महान खिलाड़ी हैं, तो वो जो है उनके ऊपर बहुत उम्मीद टिकी रहती थी, तो वो आउट हो गए। तो ये सेंटेंस कमेंटेटर ने बोला सचिन इज गॉन, तो समझ में नहीं आया कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे हो गया, जबकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अब समझो दूसरी पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि अगर किसी कार्य को समाप्त हुए कुछ समय व्यतीत हो गया है, कुछ समय, तो अगर किसी कार्य को समाप्त हुए कुछ समय व्यतीत हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप हैज हैव का प्रयोग न करके इज का प्रयोग करते हो। और पार्टिकुलरली ग्रामर में इसका प्रयोग हम करते हैं जब सीजन चेंज होता है, SEASON। सीजन मतलब ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता है, ऋतुएं बदलती हैं, वो गाना भी कहा कि यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो जब मौसम बदल जाता है ना, तो जब मौसम बदल जाता है तो उसको जो सीजन चेंज होगा तो हैज हैव की जगह आप जो है वो इज का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें जाड़ा जा चुका है, ठीक है, तो अब देखिए आप जाड़ा जा चुका है। अब जाड़ा जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, यही लिखा होता मोहन जा चुका है तो हम कैसा करेंगे, मोहन है। ध्यान से समझना, जाड़ा जा चुका है तो हम जाड़ा के लिए लिखेंगे विंटर, इसके बाद लिखेंगे इज, और इसके बाद लिखेंगे गॉन। समझना, विंटर इज गॉन। अब विंटर हैज गॉन कर देंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जाड़ा जा चुका है मतलब अभी भी थोड़ा चला गया, हाँ तो जाड़ा देखो ऐसा नहीं है ना। जाड़ा जा चुका है मतलब जब ऋतुओं के बदलने की बात की जाएगी तो कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। सचिन तेंदुलकर जा चुके हैं मतलब अपना विकेट गंवा चुके हैं, उनको गए हुए कुछ समय व्यतीत हो गया है, तो हमने इसका प्रयोग किया था। जैसे हमने कहा गर्मी आ चुकी है, गर्मी आ चुकी है, ऐसी स्थिति में देखने का गर्मी आ चुकी है तो लिखेंगे समर, SUMMER, इसके बाद लिखेंगे इज, और इसके बाद लिखेंगे कम। अब ये कम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया। तो गर्मी आ चुकी है मतलब समर इज कम। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमको ये पता चलता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, और जब वाक्य में ऋतुओं के बदलने की बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम हैज हैव की जगह इस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आसमान वाले ने चाहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद।